जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी क्यूरीज थी, जितनी भी कि आप सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सा आप डिसिप्लिन है, जितनी भी आपकी 2-3 दिन में आपने जितने भी मैसेज भेजे ना, उन सब का सार आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है रोहित जी। एक्चुअली हमने पर्सनली भी रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की है जितने भी हमारे पास मैसेजेज आए हैं, बट उससे क्या होता है वो लिमिटेड होता है। जो राइट। इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉमनली सभी को नहीं मिल पाती है, और क्वेश्चन सभी के सेम होते हैं। तो एक जगह हम कि सब तक कैसे पहुंच सके, तो वीडियो यूट्यूब वीडियो सबसे अच्छा माध्यम हमें लगा कि जिससे हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें। और आगे भी अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज अभी भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उस ठीक पर है। हम सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल कराया था, जिसके अंदर पोल मीन्स आपसे क्वेश्चन लिए थे, जिसमें सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट का है, जी। और उनकी जो है 99th रैंक है एससी में, और एबीएम सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप बताइए कि एबीएम में उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, और एबीएम में कंप्लीट कितनी सीटें हैं। सबसे पहले अगर आपकी आप पहले जनरल रैंक नहीं लिखते हैं रोहित, ऐसे बच्चे कोई बात नहीं। आपकी अगर एबीएम में टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल 245 सीट्स हैं, और एससी की कैटेगरी की बात करें तो एससी में इतनी सीट्स नहीं, अराउंड 16 to 17 सीट्स ही हैं। तो आपका इस बार तो कोई चांस नहीं बनता है, बट इस बार आप डिमोटिवेट भी नहीं होएगा। आपने जो चीज़ें सीखी है उस चीज़ को एनालाइज करो और अगली बार फिर से तैयारी की कोशिश करो। रोहिताज जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है, EWS रैंक 65 फॉर PhD एग्रोनॉमी, इज देयर एनी चांस? एक्चुअली अगर 65 आपकी जनरल में होती तो चांस होता, बट ईडब्ल्यूएस में आपकी 65 है तो आई एम सॉरी, कोई चांस नहीं है। बिकॉज जो कंप्लीट जो हमारी सीट है पीएचडी के अंदर वो लगभग 120 to 130 सीट्स है, और इस बार का सीट मैट्रिक्स अभी तक आया नहीं है। तो फाइनल जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सीट्स के अंदर देखने को मिलेगा वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद में ही देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका विद इन नेक्स्ट वीक आ जाएगा, और आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, आप बार बार ये भी आपका क्वेश्चन था कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद में आपके पास जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आपके पास अवेलेबल होगा, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन से यूनिवर्सिटी का, वो सब आपके सामने होगा। तो जिसकी 65 रैंक है, आपका कोई चांस नहीं है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिर से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और परिश्रम में आज से ही लग जाइए। सुधीर सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी, तो अभी जैसा कि मैंने बता दिया बिल्कुल। कि विद इन नेक्स्ट वीक आपकी आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत छोटा लिखा है, भाई कुछ करो, हम भी आपके जैसे गांव से हैं, हमारे मम्मी पापा भी किसान हैं, हम मिडिल क्लास वाले की आप ही हेल्प कर सकते हो। रोहिता जी, ये बच्चे कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो आप वो खुद हो। अगर आपको कोई आज से ऊंचा उठा सकता है तो आप खुद हो। पहले आप अपनी आपकी हेल्प करना शुरू करो। और एक इससे रिलेटेड एक मेरे को कोट याद आ रहा है कि व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी, टीचर ऑलवेज अपीयर्स। टीचर कहीं ना कहीं से मिल जाता है, एक मेंटर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन पहले आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। पहले आप अपना एक गोल डिसाइड करो, अपनी चीज़ों को पहले आप सोचो कि आपको करना क्या है। अब आपने इसमें कुछ नहीं लिखा कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम तो हेल्प कर ही रहे हैं कि राइट डायरेक्शन, राइट मेंटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, जो भी हमारे कंसर्न डिसिप्लिन है उनमें। लेकिन आपका क्या, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मांग रहे हो, प्लीज़ स्पेसिफाई करिए इस क्वेश्चन की। और जैसे मैंने बताया, पहली चीज़ और आखिरी चीज़, आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। रोहिता जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा कैसा है? ओके। हमारे जो आईसीआर सिस्टम है उसमें 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। फर्स्ट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पूसा में है, बिहार में। सेकंड है हमारी आरएलबी सीएयू जो झांसी के अंदर है, और थर्ड है इम्फाल। तीनों की इसमें मैं बात करूँगा, केवल एक की बात नहीं करूँगा। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा बिहार में कैसा कैंपस है। अगर आप वहाँ से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कैंपस है वहाँ पे, बिकॉज जो हमारा आईआरआई इंस्टीट्यूट था वो भी पहले पूसा में ही था, तो कहीं ना कहीं नींव वहाँ पे है। और वहाँ पे एमएससी से पीएचडी के अंदर भी हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने एमएससी पूसा से किए और उसके बाद में वो आईआरआई में पहुँचे हैं।
तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टाइम मिलता है। और उसके साथ हम रिसर्च की क्वालिटी की बात करते हैं वहाँ पे, तो रिसर्च की क्वालिटी भी वहाँ पे जहाँ तक मेरे बैचमेट्स थे वहाँ पे पहले, तो मैं रेगुलर उनके कांटेक्ट में था, तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे रिसर्च होता है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है वहाँ पे कि जो आपका रिसर्च फील्ड है वो थोड़ा सा आपके कैंपस से दूर है, 4 से 5 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि एकोमोडेशन में या मोमेंट में। और जो हमारी कॉलेज की जो लोकेशन है वो भी थोड़ा सा हमारी मेन सिटी के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी जो आप नॉर्मली चाहते हैं कि वहाँ पे बहुत मॉल्स वगैरह होंगे या फिर आपको हाई फाई वहाँ पे सिटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बट अगर वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, आपको रहने के लिए अच्छे वहाँ पे मतलब कम हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पे, 2 BHK टाइप इस प्रकार में वहाँ पे रूम्स मिलते हैं, मतलब एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं, शेयरिंग के अंदर वहाँ पे रूम मिलता है। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंप्लीट वीडियो लेके आए जिसके अंदर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उसमें क्या कौन से क्या प्रोज है हम वो डिस्कस करें। तो अच्छा कैंपस है, आप चूज़ कर सकते हैं। और काउंसलिंग के अंदर भी देखो, हम काउंसलिंग के भी कंप्लीट वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको कौन सा कैंपस चूज़ करना चाहिए, साउथ इंडिया से अगर आप हैं तो आपको कौन सा कैंपस पहले प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज नॉर्थ इंडियंस के लिए प्रायोरिटी नहीं होती है मोस्टली कि वो साउथ कैंपस में सुधीर सर जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और देखो काउंसलिंग में जैसे कि मैसेज आ रहे थे सुधीर सर, तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली काउंसलिंग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करती है। उसके अलावा राइट। भी आपके जो कैंपस होते हैं वो भी सबकी प्रायोरिटी अलग होती है, प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती है काउंसलिंग। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपको इन्फॉर्मेशन जितनी इनपुट हम दे सकेंगे यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं, बट काउंसलिंग कहीं ना कहीं आप अपने बेसिस पे ही कीजिए। अपना एनालिसिस एक पेन कॉपी लेके बैठिए और ये एनालाइज कीजिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। हम एक रैंक का ऑर्डर बता सकते हैं कि अगर इस रैंक में है तो आपको ये मिल जाएगी। हम फर्स्ट टॉप 5 कैंपस हम बता सकते हैं फाइनली कि ये टॉप 5 तो आप ऊपर लगाइए, बट उसके बाद में सबकी प्रायोरिटी चेंज होती है, तो ऑब्वियसली आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना। सर, सब्जेक्ट भी मैटर करता है ना। अब यूट्यूब पे हर कोई डाल दे रहा है ये प्रायोरिटी लिस्ट, उनको ये पता नहीं भाई कौन से सब्जेक्ट से बच्चा कर रहा है। अब हो सकता है वेजिटेबल साइंस का कोई बच्चा है, हो सकता है फ्लोरिकल्चर का कोई बच्चा है, तो वो अलग उसके लिए अलग कुछ प्रायोरिटीज़ होगी, कुछ अलग कॉलेजेस होंगी। लेकिन आप जनरल कोई ऑर्डर फॉलो मत कीजिए, रैंकिंग के हिसाब से भी मत जाइएगा। आपके डिसिप्लिन में आपकी सूटेबिलिटी, आप वहाँ 3 साल 2 साल रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, सारी चीज़ों का एनालाइज करके, और स्पेशली अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कर लेना कि वो आपको उधर भेजने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बिकॉज काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा कोशिश होते हैं कि जैसे ईस्टर्न में नहीं जाना है ऐसे करके, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। श्योर। और मैं जो MSc में एडमिशन ले रहे हैं मैं उनको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। एक चीज़ और देख लेना कि आप वहाँ पे आगे आपको अपनी PhD कंटिन्यू करनी है, आपको हायर एजुकेशन में ही जाना है, या आपको जल्दी ही सेटल डाउन होना है, जॉब लेना है, या फिर आपको प्लेसमेंट लेना है प्राइवेट जॉब के अंदर। तो उसके बेसिस पे आप कैंपस को चूज़ करना। बिकॉज इवन हायर रैंक होने के बावजूद भी आपका अगर मोटो ये है कि मेरे को PhD नहीं करनी है, अभी से आपका डिसाइडेड है, तो ऐसा कैंपस चूज़ ना करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस जहाँ पे रिसर्च हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा और आप जो आपका गोल है आप कहीं ना कहीं उससे डेविएट हो जाओगे और कहीं ना कहीं अपने आप में फ्रस्ट्रेट फिर होगे। तो हर चीज़ का एनालिसिस करके और फिर करना अपने अकॉर्डिंग। और ये मत देखना कि सीनियर की वो रैंक आई थी तो उसने वो कैंपस लिया था, बिकॉज यू आर नॉट सीनियर। राइट। वो अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन हो, उनके अलग गोल्स होंगे, आपके अलग गोल्स होंगे। तो अपनी जो काउंसलिंग है वो अपने अकॉर्डिंग करना। उससे रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो हम भी प्रोवाइड करा देंगे। आप और यूट्यूब चैनल्स पे भी सर्च कीजिएगा और जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको वेरियस रिसोर्स से कलेक्ट करने के बाद में ही अपने डिसीजन को आपको फाइनल करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि प्लीज़ प्रोवाइड ए सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स कब आएगी सर, बताइए। देखो दोस्तों, जैसे ही आपका रैंक कार्ड लाइव हुआ उसके बाद में 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस को सबको मेल जाता है आईसीआर की तरफ से। आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक, विद इन नेक्स्ट वीक आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। बिकॉज रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी तो आप उसके पहले आपको सीट मैट्रिक्स दी जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि आपके कंसर्न कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कौन कौन से डिसिप्लिन में कितनी कितनी सीट्स हैं, वो भी कौन कौन से कैटेगरीज में। तो सारी डिटेल्स आपके पास आएगी और आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो 2023 सीट मैट्रिक्स से, एक रफ आइडिया, क्योंकि प्लस माइनस 10% ही होता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप उसका एक आइडिया लगा सकते हो
और उसके हिसाब से अभी रेडी हो सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो सीट मैट्रिक्स है वो आप नेक्स्ट वीक में आप अज्यूम कर सकते हो। और आपको अगर 2023 की सीट मैट्रिक्स अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, तो उसके अंदर हम शेयर कर देंगे जो 2023 की जो सीट मैट्रिक्स है, आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं उसके आसपास ही सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, प्लस माइनस 5 to 10 सीट्स आप मान के चलिए, बट वो सेम साइज सीट मैट्रिक्स होता है, तो आप चेक करने के लिए वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर रैंक कार्ड? तो आपका जैसे ही अभी रैंक कार्ड रिलीज़ हो चुका है, हमने बताया कि उसके बाद में आपका जो अलॉटमेंट के लिए जो आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी। उससे पहले आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कराए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता दूं, हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें कंप्लीट हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप रैंक कार्ड के बाद में जो कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन तक किस प्रकार से कितने पैसे मनी आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस होगी कितनी आपको डिपॉजिट करनी होगी, उसका रिटर्न का क्या प्रोसेस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है, वो उस वीडियो में कंप्लीट हमने बातचीत कर ली है। और उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी नहीं कराए हैं तो जितना जल्दी हो सके रेडी करा लीजिए। मेन चीज़ है सबसे, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए नया, या पहले का आपका बना हुआ है तो उसे रिन्यू करा लीजिए। उसके अलावा भी जो एसेंशियल्स आपके जैसे कि जो अभी पीएचडी में हैं और मतलब एमएससी में हैं और पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ पीडीसी जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल। और अगर आपकी थीसिस अगर सबमिट मतलब होने के लिए गई है, चेक होने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके उसको जल्दी से जल्दी वापस मंगवा लीजिए। और जितना जल्दी हो सके उसका कंप्लीट जो भी आपका फाइनल वाइवा वॉइस है वो देकर आप अपनी पीडीसी कलेक्ट कीजिए। बिकॉज काउंसलिंग के अंदर जो आईसीआर है हमारा वो कोई भी छूट नहीं देने वाला है। अगर आपकी अच्छी रैंक है उसके बावजूद भी आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने लापरवाही कर ली है। अपने गाइड से, अपने एडवाइज़र से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ सर जल्दी से जल्दी मेरा काम करवा दीजिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकूं। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन है सर, आई गोट 93 ओवरऑल रैंक इन फूड साइंस टेक्नोलॉजी बट माई कैटेगरी रैंक इज़ नॉट शोइंग। हाँ रोहिता सर, एक्चुअली ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी आ रही थी। एक स्टूडेंट का कल मैसेज आया था कि सर वो एक पीएच स्टूडेंट थे और वो किसी को साथ में लेके, मीन्स उनकी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो किसी को साथ में लेके एक एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, और पता चल रहा है कि उनकी सिर्फ जनरल रैंक आई है, पीएच रैंक आई नहीं। तो ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है और इसको आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो आईसीआर को, क्योंकि ये सारा काम आईसीआर और एनटीए के थ्रू ही हुआ है। तो आप डायरेक्टली एनटीए और आईसीआर को मेल कर सकते हो सीसी में रख के, और उनको अपना कंसर्न डायरेक्टली लिख सकते हो। और ये कंसर्न बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि आपकी कैटेगरी आपने अगर लगाई है तो कैटेगरी आनी भी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जैक्ट वेरिफिकेशन तो बाद में होगा ना, ये तो चीज़ आपको पहले भी कैटेगरी तो आनी ही चाहिए, कोई उसमें दोहराई कोई बात है ही नहीं। तो आप डायरेक्ट अपना कंसर्न रखो, सारी की सारी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाओ, अपना जो आपने अलॉटमेंट ये एप्लीकेशन लेटर है वो भी लगाओ, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स आपने भरी थी उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके लगाओ, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और आईसीआर उसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन करेगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ग्लिच जो उनकी नज़र से बाहर हो, ऐसा कुछ हो जाता है और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट इसका सॉल्यूशन है, परेशान नहीं हुई है, बिकॉज हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। और इस चीज़ का भी आईसीआर आपको एक रिटर्न नोटिस भी दे देगा, इंटीमेशन भी दे देगा, और वो शायद बात यहाँ तक पहुँचेगी कि जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब शायद कुछ देखने को मिल सकता है। रोहिता सर, मैं आगे वाला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है एनवायरमेंटल साइंस पीएचडी में, आईआरआई में सीट है एसटी का पीएचडी के लिए? कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और यहाँ पे आईआरआई के अंदर इन्वायरमेंट साइंस में पीएचडी में एक ही सीट है एसटी कैटेगरी की, और अगर आपकी फ़र्स्ट रैंक है तो आपको मुबारकबाद, और जल्दी आईआरआई में मिलते हैं। तो आपको वो सीट ऐसे मान लो अलॉट हो चुकी है, जस्ट आपको अलॉटमेंट लेटर जो आईसीआर की तरफ से वो जारी होना बाकी है। सो आपको रोहिता तो सर, बधाई। इसमें मैं उनको बोलना चाहता हूँ जिनको आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला ना, इनको एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज पिछले साल एसटी में कोई सीट नहीं थी। इस बार, पिछली बार एससी में एक सीट थी, इस बार एससी और एसटी दोनों में एक एक सीट है। 4 सीट आपकी जनरल है, 3 ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, ऐसे करके सीट्स है। इसी बार एसटी में ऐड हुई और शायद आपकी किस्मत अच्छी है,
जिससे आपको सीट मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट साइंस से कि प्लांट साइंस में अभ्यर्थी है, उनकी रैंक है 804, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनको कोई कैंपस अलॉट होगा क्या? डियर, प्लांट साइंस में इतनी सीट्स नहीं हैं, आप 400 प्लस सीट्स हैं, बट आपकी रैंक 804 है। दैट मीन्स आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो, और इस बार आपको वी आर सॉरी कि इस बार आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, बट आपने अगर 804 रैंक तक भी पहुँचे हो, दैट मीन्स आपने अपनी मेहनत करी है, और उस मेहनत को राइट डायरेक्शन में और करते जाओ। बिकॉज ये जो टाइम है ना, ये जो रैंक कार्ड, ये काउंसलिंग, इसके बाद का टाइम वेस्ट मत करो। ये एक विल ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने हिसाब से चाहता है कि सर मेरी सीट, क्योंकि एक टाइम पे हर कोई ऐसा सोचता है कि भाई हमारी रैंक काफ़ी पीछे है, लेकिन क्या पता हमारा हो जाए। तो एक जो विशफुल थिंकिंग है ना, वो हर कोई कैंडिडेट रखना चाहता है, बट ये चीज़ ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये टाइम वेस्ट ना करें। और इसके आगे वाला क्वेश्चन सर मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि बोस, टोटल एसटी की सीट कितनी है? मेरी एसटी कैटेगरी में 36 रैंक है सोयल साइंस में। सोइल साइंस के अंदर तो सुधीर सर इसका आंसर भी आप ही कीजिए, सोइल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एसटी, डोमेन का है। बिल्कुल बिल्कुल रोहिता जी, आई विल बी ग्लैड टू आंसर दिस। आप ये मान, फिजिकल साइंस में स्पेशली 16 सीट्स हैं एसटी कैटेगरी में, तो आपकी अगर 36 रैंक है तो आप कैटेगरी में तो रैंक बिल्कुल नहीं ले सकते। दैट मीन्स आप इस बार सीट नहीं ले पाओगे, बट कोई नहीं, आप काफ़ी पास पहुँचे। और आज आप जितने भी, अगर 36 रैंक आई आपकी, तो काफ़ी मेहनत करी है आपने, और यही मेहनत फिजिकल साइंस, सोयल साइंस में आप आगे जो जो एरियाज़ में आप पीछे रहे हो ना, देखो, जो पूरा पेपर है उसको एनालाइज करो, हार्ड कॉपी निकालो उसकी, आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं, सही कौन से, उसको भी आप अपनी स्ट्रेंथ में लिखो, गलत कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या वो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या वो आपके असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या वो आपके वन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो हैं, या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पहले वो एनालाइज करो। अब वो कौन से पार्ट से आ रहा है, क्या वो पेडोलॉजी पार्ट से आ रहा है, क्या वो रिमोट सेंसिंग से आ रहा है, क्या वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जो भी आपका एक, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए रोहिता सर, कि जो भी आपका वीक पार्ट है ना, उस वीक पार्ट को एनालाइज करो, और उस एनालाइजेशन के बाद में ये देखो कि मुझे इस साल किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्या मेरी साइड से कमी रह गई थी, क्या मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग वजह से वो काफ़ी पीछे आ गए। तो क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा थी, उस चीज़ को एनालाइज करो, और फिर उस चीज़ पे पहुँचो आप, है ना। अब मैं सर, आपने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, तो मैं आपको एक फिर से कोई क्वेश्चन दे देता हूँ। सर, मेक ए वीडियो ऑन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फी स्ट्रक्चर। हाँ, एक्चुअली हमारा भी ये प्लान है कि हम हर सब्जेक्ट वाइज भी कोशिश करें कि उसका वीडियो लेके आए कि उससे सब्जेक्ट के लिए कौन सी चॉइस बेटर हो सकती है, और ऑफ कोर्स हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी वीडियो लेके आएंगे, और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम उनके वीडियो ज़रूर लेके आएंगे कि अगर आपकी ये सब्जेक्ट है तो आप इस चॉइस को फिल कर सकते हो, और वाई, हम वाई के साथ बात करेंगे, बिकॉज वाई से आपका ये क्लियर होगा कि मेरे को ये कैंपस अगर चूज़ करना है तो क्यों करना है। अगर आपकी जो कंडीशन है उसके साथ अगर फुलफ़िल होती है तो ही आप उस कैंपस के लिए जाइए। और उसके अलावा इसी के साथ जो हमारे जो मेजर मेजर क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं, और बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो टॉप रैंकर्स है उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी आ रहा है, मतलब जो टॉप 20-30 रैंक्स के अंदर है जीआरएफ के अंदर मोस्टली, कि हब्स में चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और मेनली क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर कौन सा हब हम चूज़ करें, क्या हम हब्स को चूज़ करें या फिर हम ऐसे यूज़ की तरफ मूव करें। तो देखो वो भी चॉइस आपकी है, उसके अंदर भी हम कंप्लीट एनालिसिस वो लेके आएंगे वीडियो, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आप हब्स में जाइए तो क्यों जाना चाहिए आपको, एसयू में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहिए, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, एंड आपकी क्या कंडीशन है, आप कौन से इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। जैसे आप अगर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहले से एस्टेब्लिश्ड कल्चर मिलेगा, आपको वहाँ पे आप सभी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, स्पोर्ट्स से लेके कल्चरल एक्टिविटीज़, जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है वो आपको वहाँ पे, कैंटीन हो गया, मतलब सभी प्रकार की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेगी, हॉस्टल वगैरह सब वेल सेटल्ड है। बट हब्स जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, और वो स्टार्ट हुए हैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स,
या आपको बहुत सारा जैसे बहुत सारे लोग अगर आपको, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे दिखेंगे आपको साइंटिस्ट्स जो मतलब लगातार जो हमारे बिल्कुल वैज्ञानिक है वो लगातार काम कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे दिखेंगे। आपका रिसर्च बट वहाँ से लेवल का होगा। बिल्कुल। आपको आईआरआई की ही वहाँ से डिग्री वहाँ से मिलेगी, मतलब जस्ट हब का नाम वहाँ पे मेंशन होगा और कम्प्लीटली आईआरआई, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो आपका मेन जो यूनिवर्सिटी है वो तो आईआरआई हो गया ना अब। तो डिग्री आपको आईआरआई की मिलेगी, तो एक टैग आपको वो मिलेगा। तो आई आई डोंट थिंक कि आईआरआई का टैग आज इस टाइम पे कोई छोड़ना चाहता है, बिकॉज एक ग्रांड हम जिसकी बात करते हैं यूनिवर्सिटी बन चुकी है नॉट ओनली इन इंडिया, नाउ ग्लोबल लेवल पे भी रिकॉग्नाइजेशन जो आईआरआई को वो मिल रहा है। और विद इन 1 और 2 ईयर्स हम आईआरआई को एज ए ग्लोबल यूनिवर्सिटी हम देखेंगे। तो अगर आप हब्स को चूज़ करते हैं मीन्स यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। दिस इज़ जस्ट नॉट माई पर्सनल व्यू, बट दिस इज़ द रियलिटी राइट। कि आपको क्यों वहाँ पे मूव करना चाहिए हब्स की तरफ। बिकॉज कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब आप 4 साल कर चुके हो ना। अब आपको अपने आप को देश को डिवेट करने का आपका टाइम आ गया है कि आप कितना आप कर सकते हो अपने कंट्री के लिए। और रोहिता सर, आपने वो मेन मुद्दा तो बताया ही नहीं। हब्स में इनको एक्स्ट्रा आईआरआई की तरफ से फेलोशिप भी मिलने वाली है। 7,560 पर मंथ आपको आईआरआई अपनी तरफ से फेलोशिप देगा, अगर आप हब में एडमिशन ले रहे हो अगर तो। आपका जीआरएफ, अगर आपको पीजीएस स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तब, एग्जैक्टली। अगर आपका पीजीएस अगर फेलोशिप, अगर आपको पीजीएस फेलोशिप मिल रहा है तब तो आपको पीजीएस फेलोशिप ही मिलेगा। बट बिल्कुल। जिन स्टूडेंट्स को एनटीएस जो कि बाहर सिर्फ 5,000 रुपीज़ मिलते हैं कुछ डिसिप्लिन्स में, वो भी पार्टिकुलर डिसिप्लिन्स में कम सीट होती है, उनमें अगर आप हब्स में एडमिशन लेते हो, जैसे एग्रोनॉमी के मोस्टली टॉप रैंकर से लेते हैं, तो उनको तो पीजीएस फेलोशिप ही मिलेगा। बट उसके अलावा कुछ माइनर डिसिप्लिन्स के अंदर हम बात करें तो अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको 7,000 रुपीज़ आपको उसके अंदर मिलेंगे। उसके अलावा जो एसआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज रैंक उनको पता नहीं चल रहा है कि अफेक्टिव रैंक क्या है, और जो रैंक उनकी आ रही है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार मतलब मोस्टली एसआरएफ कैंडिडेट्स का तो आ रहा है कि सर आप एक लिस्ट बना दीजिए ना, कि जिससे कि अफेक्टिव रैंक इफेक्टिव का रैंक अलग वाली। और सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो देखो एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है सभी सब्जेक्ट्स के लिए बनाना, क्योंकि जो सीएसबी जो हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट आई थी, उसके लिए एग्ज़ाम केवल आईआरआई से नहीं दिए। आईआरआई से अगर दिए हैं तो उनकी लिस्ट हम सभी डोमेन में प्रोवाइड करा सकते हैं। बट उसके अलावा भी जैसे कोई जिनकी एमएससी कंप्लीट है और जो ऑलरेडी एसएमएस एसटीओ में जॉब कर रहे हैं, या फिर अदर कोई भी जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल की जॉब कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, तो उन तक रीच आउट करना अभी उतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, बिकॉज वी आर जस्ट आल्सो ट्राइंग कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कनेक्ट हो पाए। बट जो ऑलरेडी जॉब में है सर, राइट। अपनी उन तक रीच नहीं है, दैट्स बिल्कुल रियलिटी। बिल्कुल। और हम ट्राई तो पूरी कर रहे वो हैं अपने बट आप में बिजी भी है रोहिता सर। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाले बच्चों के लिए मींस, अगर आपकी रैंक लेट से 50 है, तो कोई भी मेजर डिसिप्लिन ले लो आप, अगर आपकी रैंक 50 है तो आप सेंट्रल सिल्क बोर्ड वालों को एटलीस्ट 25 सीट्स आप लेके चलिए, आप टॉप 25 में हैं, आप ऐसा ही मान के चलिए। बिकॉज जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाले हैं वो ऑलरेडी कौन है, जो आपके सीनियर्स जिन्होंने वो पेपर पास किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में है, जैसे आईआरआई यूनिवर्सिटी में है, तो उसके बाद में उन्होंने वो पेपर दिया है, फिर आपसे बेटर नंबर है उनके, तो उसकी वजह से आपकी रैंक बहुत पीछे होगी, और ये बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है। बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि सर इतनी गंदी रैंक कैसे आ सकती है, तो वो गंदी रैंक नहीं, वो आप कहते हैं ना कि एक गाँव पे नमक छिड़कने वाली बात है, तो वो ऐसा भी नहीं है। इतनी गंदी आपकी जितनी रैंक दिख रही है उतनी भी नहीं है। अगर आप थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपके पीएचडी एंट्रेंस में या पीजी एंट्रेंस, ये स्पेशली पीएचडी एंट्रेंस में कोई दिक्कत उनकी आने नहीं वाली, बिकॉज वो तो एक साइंटिस्ट बी की जॉब के लिए हैं। रुता जी। हाँ श्योर। और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। और हमने जो जो इन्फॉर्मेटिव जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे उनको इजी लैंग्वेज में आप तक उनका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा भी आपके कोई कॉमन क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और हम उनका आंसर करने की 100% कोशिश करते हैं हमेशा। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं और हम ये वीडियो अभी भी शूट कर रहे हैं, दो क्योंकि दो। आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच पाए और आप एक राइट डायरेक्शन में आप जा पाए। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे और सही टाइम पे हमने शेयर नहीं की, इसकी वजह से आपका नुकसान ना हो। बट दैट्स आवर ओनली मोटो। और वो किसी ने बोला था कि आप हमारी हेल्प कीजिए, दिस इज़ आल्सो हेल्प। हम आपकी हेल्प ही कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से
आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए पूरी कंप्लीट काउंसलिंग के अंदर। हम ऑलरेडी ग्रुप बना चुके हैं, उसमें हम जो जूम के थ्रू है उसमें हम कंप्लीट और भी सेशंस हम लेंगे, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो जो भी हमारे साथ कैंडिडेट्स उसको ज्वाइन करेंगे, और उसकी जो लिंक है वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको और भी कुछ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस है, हम इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर वीडियो कभी नहीं ले पाते हैं तो हम तुरंत लाइव आके और जूम के थ्रू हम शेयर कर देते हैं वो चीज़, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।